नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एसअप लाइफ पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक मास्टर स्ट्रोक की। जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया प्रधानमंत्री द्वारा एक नया मंत्रालय बनाकर, सहकारिता मंत्रालय। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इसके होंगे, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले दो नाम आपको बताता हूँ, याद रखिएगा, आगे इसको डिकोड करता हूँ। पहला नाम है अमूल और दूसरा है पीएमसी बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ये जो मंत्रालय बना, इसकी जो टैग लाइन है, जो ध्येय वाक्य है, सहकार से समृद्धि। सहकारिता माने साथ मिलकर काम करना। जो गरीब कृषक, छोटे व्यापारी हैं, पशुपालन करने वाले लोग हैं, भूमिहीन किसान हैं, उनको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाना। 2021 का जब यूनियन बजट आया, उस समय इस मंत्रालय के गठन की नींव रख दी गई थी। जैसे ही इस मंत्रालय का गठन हुआ, इसकी अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, लीगल यूनिट और टेक्निकल यूनिट्स बन गई। ये तीनों फ्रेमवर्क इस मंत्रालय के साथ जुड़ गए। अभी 8 लाख से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। इनको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए एक जन आंदोलन की ज़रूरत है, और वो जन आंदोलन इस मंत्रालय के गठन से आएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रोसेस इसमें रहने वाला है। एक सुव्यवस्थित सिंगल विंडो सिस्टम होगा बिजनेस को करने के लिए। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, MSCS, जो एक से ज़्यादा राज्यों में काम करती हैं, उनके डेवलपमेंट का भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें जो ग्राहक होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, वो गुड्स का परचेज करते हैं, सर्विसेज को एक्वायर करते हैं और उनके बेटर प्राइसिंग पर और बेटर यूटिलिटी के साथ उनकी डिलीवरी लेते हैं। दूसरी होती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो रॉ मटेरियल, टूल, इक्विपमेंट, कंपोनेंट आदि कोऑपरेटिव के माध्यम से खरीदते हैं और बगैर किसी मिडिलमैन के जो इनका आउटपुट होता है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, ये सीधे ओपन मार्केट में जाकर बेचते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप शुगर मिल्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वर्तमान में 330 शुगर मिल्स भारतवर्ष में चल रही हैं, जो कोऑपरेटिव सिस्टम से हैं, और जो पूरा प्रोड्यूस है इसका लगभग 35% यही शुगर मिल दे रही हैं। इनमें से ज़्यादा शुगर मिल महाराष्ट्र में हैं। तीसरे नंबर पर आती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो जो बैंक या फाइनेंशियल जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। 3 टियर इनका स्ट्रक्चर होता है: प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, सेंट्रल क्रेडिट सोसाइटी और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। वर्तमान में लगभग 1600 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिसमें 55 ऐसे हैं जो मल्टी स्टेट काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा राज्यों में काम कर रहे हैं। बैंक्स में जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जो तमाम प्रकार के ऑफिसेज हैं, उसमें एम्प्लॉय इस प्रकार की कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी प्रायः अपनी बना लेते। अगली आती है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। 1909 में बेंगलोर में पहली इस प्रकार की सोसाइटी बनी। इसमें लैंड को एक्वायर किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, उसमें कंस्ट्रक्शन किया जाता है, और उसके जो फ्लैट हैं वो अपने मेंबर्स को रीजनेबल रेट पर बेचे जाते हैं। ध्यान रहे, ये काम केवल रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए होता है। इसके बाद आती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमूल, इफ्को, मदर डेयरी इसके एग्जाम्पल हैं। डेयरी या अन्य प्रोडक्ट ये अपने स्टेक होल्डर से लेते हैं और उसको ओपन मार्केट में ख़रीद कर उसकी मार्केटिंग करते हैं। मैंने शुरू में नाम लिया था अमूल का। अमूल शायद इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस कोऑपरेटिव सिस्टम की शुरुआत यूरोप से हुई। भारत में साहूकारों का जो उत्पीड़न था ब्रिटिश पीरियड में, उससे बचने के लिए
गरीब किसान के दुख को कम करने के लिए पुणे और अहमदाबाद में पहली बार इस प्रकार की सोसाइटी बनाई गई। भारतवर्ष में सबसे पहली सोसाइटी बनी 1903 में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो बनी बंगाल में। जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को एक अनुकूल वातावरण मिले, क्योंकि इस देश की इकोनॉमी, इस देश की जीडीपी बहुत बड़ी मात्रा में स्मॉल और कॉटन इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। सामाजिक दूरी को कम करने के लिए इस प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, इसकी एक संस्था है सहकार भारती। 1978 से ये इस क्षेत्र में काम कर रही है। डॉक्टर उदय जोशी जो इसके प्रमुख हैं, इन्होंने अलग मंत्रालय की मांग की थी पिछले ही फरवरी में जो मीटिंग थी इनकी, और ये प्योर बिजनेस मॉडल पर काम करती है। वीडियो के शुरू में मैंने नाम लिया था अमूल का। 1946 में गुजरात में एक जगह है आनंद, वहाँ पर वर्गीस कुरियन ने, जिनको बाद में पद्म विभूषण दिया गया, उन्होंने एक कोऑपरेटिव सिस्टम की शुरुआत की जिसका नाम रखा उन्होंने अमूल। आज 26 लाख किसान, मिल्क प्रोड्यूसर इससे जुड़े हुए हैं। शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने कभी ना कभी अमूल का कोई ना कोई प्रोडक्ट टेस्ट न किया हो। हमारे जीवन के साथ अमूल चल रहा है, रच बस गया है उसमें। शायद किसी भी कोऑपरेटिव सिस्टम का सबसे शानदार एग्जाम्पल है ये, उसके सफलता की नई कहानी कहता है। और दूसरा नाम लिया था मैंने PMC बैंक का। 6,500 करोड़ रुपए का घोटाला इस बैंक में पकड़ा गया है, जिसमें से 4,266 करोड़ रुपए केवल एक ही कंपनी HDIL को दिए गए हैं, जो आज की तारीख में दिवालिया हो चुकी है। ये इस कोऑपरेटिव सिस्टम की विफलता बताता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला 1,000 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव सिस्टम में की गई भर्तियों, उसकी जांच चल रही है, FIR हो चुकी है, SIT जांच कर रही है। ये सब कोऑपरेटिव सिस्टम के फेल होने के तरीके बताते हैं। ये सब इस कोऑपरेटिव सिस्टम के खराब पक्ष हैं। शायद इसी कारण इस मंत्रालय की आवश्यकता पड़ी। RBI ने 2018-19 में 181 फ्रॉड्स, 181 घोटाले पकड़े हैं। RBI ने गाइडलाइन बनाई है। वो गाइडलाइन कैसी है कि इसका जो MD होगा वो कम से कम ग्रेजुएट होगा या CA होगा। एज की भी लिमिट लगाई है उसमें, और उसको 8 साल एक्सपीरियंस हो बैंकिंग का, और उसका टेन्योर 15 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इस मंत्रालय की कमान दी गई है अमित शाह को, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़ों के पसीने आ जाते हैं। अमित शाह का एक लंबा अनुभव है कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने का, जिस कारण उनको जिम्मेदारी मिली है। 36 साल की उम्र में अहमदाबाद में जो जिला सहकारी बैंक था ADCB, उसका अध्यक्ष बनाया गया, इनको निर्वाचित हुए ये। और उस समय वहाँ पर 20.28 करोड़ का घाटा था। थोड़े दिन बाद ये बैंक 6.6 करोड़ के प्रॉफिट पर आया, और इसने 10% डिविडेंड भी दिया अपने शेयर होल्डर्स को। एक समय था कि गुजरात के सारे कोऑपरेटिव सिस्टम में कांग्रेस का कब्जा था, सारी सोसाइटीज़ पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन अमित शाह ने उस मिथ को तोड़ा, और आज वहाँ पर कांग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। कांग्रेस की मोनोपोली तोड़ दी। जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इसमें ज़्यादातर रीजनल पार्टीज़, जो स्टेट की रूलिंग पार्टी होती है, उसका होल्ड होता है। जैसे महाराष्ट्र में NCP और कांग्रेस, केरला में लेफ्ट और कांग्रेस, वेस्ट बंगाल में TMC का होल्ड है। इसके अलावा तमिलनाडु में, गुजरात में ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत बड़ी मात्रा में है। ये विपक्ष के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उनका वोट बैंक होती है, केवल फाइनेंशियल ही नहीं, मैन पावर के भी रूप में। और ये
एक तरीके से उनके नेताओं की नर्सरी होती है। शरद पवार, अजीत पवार, ये सारे नेता कोऑपरेटिव मूवमेंट से ही तो निकले। इस मंत्रालय के गठन के बाद और उसमें अमित शाह को इंचार्ज बना देने के बाद एक बहुत बड़ा डर उनके अंदर आ गया है। डर किस बात का? कि उनका सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं केरल के, रमेश चन्नीथला, उन्होंने एक लंबा पत्र लिखा है और इस मंत्रालय के गठन को निरस्त करने की मांग की है। डर है उनके अंदर। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देश की अर्थव्यवस्था में, इसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं, एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं और 2024 के चुनाव के लिए शायद ये पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।